हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और ये है रिवाइंड की करंट अफेयर्स 2024 सीरीज़। रिवाइंड की इस सीरीज़ में हम लोग लगातार एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स के सॉल्व कर रहे हैं और साथ के साथ जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी करते जा रहे हैं। तो आज हम ईयर राउंड सीरीज़ के इस चैप्टर 2 में सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और आज का पहला सवाल जो है, इट इज़ अबाउट द इलेक्शन ऑफ श्रीलंकन पार्लियामेंट। Which party won a two-third majority in the Sri Lankan parliamentary election held in November 2024? यानी नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? ए. समागी जन बालवेगा यानी कि एसजीबी, बी. नेशनल पीपल्स पावर यानी कि एनपीपी, सी. न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ, डी. इलंकाई तमिल आरसू कडाची यानी कि आईटीए। आपको 5 सेकंड में जवाब देना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने श्रीलंका के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जो कि नवंबर 2024 में हुआ था, उसमें जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल पीपल्स पावर यानी कि एनपीपी। अब इस नेशनल पीपल्स पावर के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी यहीं पर हो जाए, हमको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो 2-3 बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। पहला, नेशनल पीपल्स पावर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये जो है श्रीलंका की एक पार्टी है, नेशनल पीपल्स पावर। कंपस जो है वो इसका क्या है, कुतुबनुमा जो कहते हैं, वो जो है वो इसका पॉलिटिकल सिंबल है। इसके अलावा इसके जो फाउंडर हैं अनुरा कुमार दिसानायके, श्रीलंका में जो इलेक्शन है उसकी जो जीत है उसको दर्ज इन्होंने किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखना है कि यहाँ पे ये जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म की तरफ है। लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म में ये लेफ्ट लीन पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरह की जब पार्टियाँ इलेक्शन जीतती हैं तो उनका ज़्यादातर झुकाव चाइना और चाइना की पॉलिसी की तरफ होता है, बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल लीनियज टुवर्ड्स लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। अब इसमें कुछ बातें और भी हैं जो कि हमें समझना है। यहाँ पे 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की विकिपीडिया पेज आपको दिखाई पड़ रहा होगा और इसमें आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिल रही है लेफ्ट विंग नेशनल पार्टी, नेशनल पीपल्स पावर। और इसका जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो है अनुरा कुमार दिसानायके। तो इन्होंने ही प्रेसिडेंट पद की जो है वो शपथ ली है। और यहाँ पे आपको एनपीपी एक पार्टी दिख रही होगी, एसजीबी एक पार्टी दिख रही होगी, आईटीए के एक और पार्टी दिख रही होगी। एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जाफना डिस्ट्रिक्ट, जो कि पूरे श्रीलंका में सबसे उत्तर की तरफ पाया जाने वाला डिस्ट्रिक्ट है या उत्तर की तरफ ये स्थित है, यानी कि तमिलनाडु से सबसे नज़दीक में जाफना डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा निवास करती है। तो यहाँ पे पहली बार किसी नॉन तमिल पॉलिटिकल पार्टी ने विजय हासिल करी है, वो भी 1977 के बाद। तो एक तरीके का डेमोग्राफिक चेंज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिबेट डिस्कशन हो सकता है। तो हमको थोड़ी थोड़ी सटल जानकारी श्रीलंका की पॉलिटिकल जो कैलेडोस्कोप है वहाँ के बारे में होनी चाहिए, जो वहाँ का पिक्चर स्क्यू है उसके बारे में एक सिंपल जानकारी होनी चाहिए। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट पृथ्वी विज्ञान स्कीम, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्कीम एम्स टू प्रोड्यूस इंडिजीनस क्लास ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, यानी कि इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेशी श्रेणी की अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का उत्पादन करना है। द स्टेटमेंट 3 इज सेज सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज इज वन ऑफ द सब स्कीम्स ऑफ द पृथ्वी स्कीम्स, यानी कि सेज भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान पृथ्वी योजना की उप योजनाओं में से एक है। नाउ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं? ओनली वन, बी ओनली टू, सी ऑल द थ्री और डी नन, केवल एक, दो या तीन या कोई भी नहीं। पृथ्वी विज्ञान स्कीम के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सॉल्व करिए।
आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ओनली 2। अब इसमें से कौन कौन से कथन गलत हैं, इसको जानने के लिए हम एक बार पृथ्वी विज्ञान स्कीम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नौ पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है 7 फरवरी 2024 को, ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इस स्कीम को लॉन्च किया था और वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसकी पीआईबी पोस्ट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको देखते हैं। पृथ्वी स्कीम इनकम्पासेस 5 ऑन गोइंग सब स्कीम, यानी कि उन्होंने 5 छोटी छोटी सब स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया है पृथ्वी स्कीम में। और वो कौन कौन सी 5 छोटी छोटी स्कीम्स हैं? इसमें पहली है एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, यानी कि एक्रोस। फिर उसके बाद ओपन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ओ स्मार्ट। तीसरा पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, यानी कि पेसर। इसके अलावा सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज, यानी कि सेज। इसके अलावा रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, यानी कि रीच आउट। तो सेज वाला जो स्टेटमेंट है पिछले क्वेश्चन में, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यहाँ पर नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी भी नहीं है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बल्कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रोड्यूस इंडिजीनस क्लास ऑफ अग्नि पृथ्वी मिसाइल। तो अग्नि पृथ्वी मिसाइल ऑलरेडी इंडिजीनस है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए उसको अलग से कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम उसको इंडिजीनसली ही बना रहे हैं, कंप्लीटली इंडिया के द्वारा वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है एंड दैट्स वाई वी हैव द आंसर बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको सोल्यूशन भी, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हु इज़ ऑपरेटिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? ए जीएमआर ग्रुप, बी ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, सी अडानी ग्रुप, डी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एएआई। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स जानकारियाँ देते चलूँ कि ज्यूरिख जो है वो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, ज्यूरिख। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अब यहाँ पे लेकिन आपको जब सोल्यूशन देखेंगे आप तो कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, ये कंपनी जो है वो जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हाल में ही जेवर में खुला है उसका संचालन कर रही है। लेकिन जब आप इस की डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा इट इज़ ऑपरेटेड बाई यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि YIAPL। YIAPL एक्चुअली में एक सब्सिडरी है और ज्यूरिख का इस पूरे लिस्ट में, ज्यूरिख जो कंपनी है उसका इस पूरे लिस्ट में कहीं नाम भी आप नहीं देखेंगे। तो एक्चुअली में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि यहाँ पर ज्यूरिख के लिए काम कर रही है। तो सब्सिडरी कंपनी है। तो अगर अब क्वेश्चन को किस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठीक है कौन ऑपरेट कर रहा है और उसमें यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑप्शन हो तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में टिक करना है, और अगर आपको ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी बोला जाए तो ये ऑप्शन सही है। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा पूछेगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो अगर दोनों भी पूछेगा तो आपको यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट पे टिक कर लगाना है, वो आप देख लीजिएगा। तो जेवर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अभी हाल में ही खुला नया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि जेवर जो एक गांव है, जो एक जगह है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये ऑपरेट किया जाने वाला है या इसको इनॉग्रेट कर चुके हैं। अब ये जल्द ही शुरू हो जाएगा, 17 अप्रैल 2025 से इसकी टेस्ट लैंडिंग वगैरह हो चुकी है, ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो जेवर एयरपोर्ट है उसका कोड जो है वो DXN है। तो ये भी एक बात ध्यान रखेंगे क्योंकि हर एयरपोर्ट का, जैसे कि IRCTC में हम जब ऐप में रेलवे में बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी शहर ज़िले का एक कोड या स्टेशन का एक कोड होता है, उसी प्रकार से एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ भी हर एक एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक कोड देते हैं और वो कोड जो है वो DXN है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज़ अबाउट प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च। तो व्हाट इज प्राइमरी मिशन ऑफ प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 5 दिसंबर 2024, यानी कि 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? ऑप्शन ए स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड,
ऑप्शन बी एक्सप्लोर मार्स सरफेस यानी कि मंगल की सतह का अन्वेषण। ऑप्शन सी स्टडी ऑफ सन्स कोरोना यानी कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन। ऑप्शन डी मॉनिटर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी। क्या लग रहा है क्या सही आंसर होना चाहिए? मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सन्स कोरोना की स्टडी। तो अब ये क्या है प्रोबा 3 सैटेलाइट और क्यों इसरो ने इसे लॉन्च किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेते हैं। सी स्टडी ऑफ सन्स कोरोना ये प्रोबा 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव है। और इसरो की वेबसाइट पर क्या बातें लिखी हुई हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला तो ये कि PSLV C59 से इसको लॉन्च किया गया था और ये प्रोबा 3 मिशन है। प्रोबा 3 मिशन एक्चुअली में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है। PSLV C59 व्हीकल के द्वारा प्रोबा 3 के स्पेसक्राफ्ट को हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया, इसको भेजा गया। और ये एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है। किसके द्वारा? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि हम इसको लॉन्च कर देंगे और इसरो के प्लेटफॉर्म से या इसरो की जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से इसने इनको लॉन्च किया है। अब प्रोबा 3 इज एन ऑर्बिटल डिमॉन्स्ट्रेशन in orbital demonstration mission of European Space Agency, or this mission goal is to demonstrate precise formation flying considering two spacecraft, Viz Corono spacecraft and Occult spacecraft OSC, and it will be launched together इन अ स्टैक्ड कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च्ड प्लान। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सारी जो जार्गन्स हैं, जो बहुत सारे कठिन क्लिष्ट वर्ड हैं, इनको समझा कैसे जाए? तो बहुत ही आसान भाषा में मैं प्रोबा 3 मिशन के बारे में बताता हूँ, इसको आपको समझते जाना है। तो मान लो कि ये अर्थ है तुम्हारी। अभी इस अर्थ से क्या लॉन्च हुआ है? C59 लॉन्च हुआ है, प्रोबा 3 मिशन लॉन्च हुआ है। तो इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी। एक्चुअली में 2 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं। तो एक तो सैटेलाइट ये है और दूसरी सैटेलाइट ये है। अब इन दोनों सैटेलाइट को एक बहुत ही कठिन काम करना है और वो कठिन काम क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेशन फ्लाइंग। अब ये फॉर्मेशन फ्लाइंग क्या है? फॉर्मेशन फ्लाइंग एक्चुअली में ये तब करते हैं जब कई बार आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस पे कई सारे रॉकेट्स जो हैं वो एक साथ चलते हैं और उनकी एक फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन करते हैं, कभी अप एंड डाउन फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरीके का पैटर्न कोऑर्डिनेशन, एक दूरी, उचित दूरी बना करके एक तरह का दृश्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मेशन फ्लाइंग। अब ये जो सैटेलाइट है ये भी वहाँ पर जा कर के, कहाँ पे? स्पेस में हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा कर के एक तरह का फॉर्मेशन करने जा रही है। अब ये फॉर्मेशन क्या है? एक फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा सन है, यानी कि सन के तरफ एक सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से खड़ी हो जाएगी या इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करेगी कि केवल सन की जो कोरोना वाली जो रेज हैं या कोरोना का जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरी सैटेलाइट जो उसके पीछे खड़ी है वो कर पाए। तो सन की कोरोना का ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट करेगी और ये क्या करेगी? इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो देखो यहाँ पे ऑकल्ट स्पेसक्राफ्ट, यानी कि ऑकल्ट वाला जो है वो ऊपर है, ऑकल्ट वाला है, और जो नीचे है वो क्या है? ये कोरोना ग्राफ स्पेसक्राफ्ट। तो ये कोरोना ग्राफ स्पेसक्राफ्ट है जो कि पीछे है। तो ये O वाला है और ये C वाला स्पेसक्राफ्ट है। और दोनों को सबसे कठिन काम क्या है? दोनों को फॉर्मेशन फ्लाइंग करनी होगी, यानी कि दोनों को इस तरीके से घूमना होगा जिससे कि ये, यानी कि पीछे जो कोरोना स्पेसक्राफ्ट है वो कोरोना की स्टडी लगातार कर सके। तो यही काम है पूरा इस मिशन का, प्रोबा 3 मिशन का। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे इसी सारी जो बातें मैंने बताई हैं उसी की सारी डिटेलिंग यहाँ पर लिख के रखी हुई है। जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये बहुत ही यूनिक और एम्बिशियस मिशन है। सन के फेंट आउटर एटमॉस्फेयर और कोरोना की स्टडी करने के लिए भेजा गया है। कोरोना स्पेसक्राफ्ट का क्या काम है, ऑकल्ट स्पेसक्राफ्ट का क्या काम है और फॉर्मेशन फ्लाइंग क्या है, ये सारी बातें तुम यहाँ पर रोक करके भी वीडियो को पढ़ सकते हो। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट अस सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नेशनल पंचायत अवार्ड्स। विच अवार्ड कैटेगरी इज पार्ट ऑफ नेशनल पंचायत अवार्ड? कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? ए महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट अवार्ड, बी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, सी जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड, डी स्वच्छ भारत विलेज अवार्ड। तो महात्मा गांधी ग्रामीण पुरस्कार, विकास पुरस्कार, या नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, सी जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड, डी स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार।
आई होप तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। सतत विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि नेशनल पंचायत अवार्ड एक्चुअली में होते क्या हैं। मीटिंग्स होती हैं, एनुअल पुरस्कार की जो सेरेमनी होती है उस पे दिए कैसे जाते हैं। तो नेशनल पंचायत अवार्ड 2024, ये इसकी थीम थी पॉवर्टी फ्री इन्हेंस लाइवलीहुड पंचायत अवार्ड। इसको कहा गया फॉर पंचायत को इंश्योर करने के लिए कि ये फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ सभी सिटीजन्स को दें। इसके लिए ये प्रयास जिन्होंने भी प्रयास किया उनको ये अवार्ड मिले। और इसमें कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड एक है, नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड एक है, ग्राम ऊर्जा स्वराज स्पेशल पंचायत अवार्ड एक है, कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड एक है, पंचायत कैपेसिटी बिल्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड एक है। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि कुल 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा भी बेस्ट पंचायत, बेस्ट ब्लॉक पंचायत, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इस तरह के 3-3 और अवार्ड भी दिए जाते हैं। और भी कई सारी सेरेमनीज होती हैं। एक तरह की रिकॉग्निशन जो है पंचायतों को उनके उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाता है। तो ये सारे अवार्ड की सेरेमनी हुई और पंचायत के जो ये अवार्ड थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।